हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इन टीएस डायग्राम करें कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो टीएस डायग्राम पे कैसा होता है। देखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को ही हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो टी ये हो गया एस, और एसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब कि एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट, और कांस्टेंट एंट्रोपी को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग को रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का टीएस डायग्राम पे कर्व। तो क्या होगा, वर्टिकल कर्व होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which equation clearly defines the entropy change during the isothermal process for a system with m kg of gas at pressure P1, volume V1, temperature T1 and entropy S1 is heated to a state point of pressure P2, volume V2, temperature T2 and entropy S2। तो देखिए, ये पूछा है आइसोथर्मल के लिए कि आइसोथर्मल के लिए हम लोग को चेंज इन एंट्रोपी बताइए क्या होता है। तो आइसोथर्मल के लिए होता है चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि बोले तो हम लोग S2 माइनस S1 का बात करें तो ये होता है MR ln V2/V1। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है MR ln P1/P2। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हम लोग का हो जाता है MCP ln T2/T1। अब इसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस यानी बोले तो आइसोकोरिक प्रोसेस का देखें तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, MCV ln T2/T1। ये हो जाएगा आइसोकोरिक के लिए। लेकिन हम लोग को पूछा आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए ये दोनों होता है, तो इस दोनों में से जो भी ऑप्शन में है वो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पहला वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, ये हो गया हम लोग का पीवी डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बाद होता है आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, एडियाबेटिक। तो ये वाला कर्व होता है पॉलीट्रोपिक का, यानी दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे। और यहाँ पे इक्वेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कर्व एक जैसा है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पॉलीट्रोपिक के लिए इक्वेशन लिखते हैं पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for an isolated system which has no interaction with the surrounding, which of the following statement is are correct। तो कह रहा है कि ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका नो इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग। जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो मतलब कि हीट ट्रांसफर भी जीरो, वर्क ट्रांसफर भी जीरो और मास ट्रांसफर भी जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि हीट ट्रांसफर जीरो, ये भी सही है, वर्क ट्रांसफर जीरो, ये भी सही है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है, इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोपेस्टिक प्रोसेस द, जैसे देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और इसी का दूसरा नाम है आइसोपेस्टिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कह रहा है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और पूछ रहा है व्हिच ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फंक्शन ऑफ मास होता है जो मास पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है एंट्रोपी, और एंट्रोपी हम लोग का कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी, इंटेंसिव प्रेशर, इंटेंसिव और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो केवल और केवल एक सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is incorrect for reversible adiabatic process। तो देखिए, हम लोग जानते हैं डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस होता है। एडियाबेटिक बोल दिया, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा 0/T इक्वल टू डी एस।
तो डी एस इक्वल टू हो गया 0, डी एस इक्वल टू 0 मतलब एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो डी एस भी 0 यानी ऑप्शन ए और सी भी सही है, ए भी सही है, और एस इज कांस्टेंट ये भी सही है, और यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो डी नंबर जो है वो केवल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें भी गलत ऑप्शन को टिक करना है। तो कह रहे हैं कि वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी जो कि बिल्कुल सही है, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी ये भी सही है, और कह रहे हैं कि लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, और यहाँ पे दिया है नॉन ऑफ दिस। देखिए इसमें क्या है कि ये जो सी नंबर आंसर है ये सही है, कब, ये पूरी तरीके से सही होता जब यहाँ पे कहता कि नॉट कंप्लीटली, यानी कि 100% का 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तब ये कंप्लीटली सही होता। लेकिन यहाँ पे 100% या कंप्लीटली नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इस पे थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं, और बहुत को लग सकता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो है भी, लेकिन जो कमीशन आंसर कंसिडर किया है वो ऑप्शन नंबर सी ही किया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मान लीजिए करेक्ट आंसर। हालांकि अगर आप 100% वाला बात को छोड़ दीजिए तो लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल, क्योंकि वही हीट ट्रांसफर करके ही तो हम लोग वर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये सही बात है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। टू प्रॉपर्टीज लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो प्रॉपर्टी लाइन भी नहीं कर सकता है, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि बोथ टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड टू प्रॉपर्टीज लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में दोनों का बात कर दिया जो कि बी और सी में अलग अलग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस हैव, तो देखो गैस के पास जो होता है ना वो दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू स्पेसिफिक हीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर वेरी करता है वो कैसे करता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू mRT, और यहाँ से अगर हम P इक्वल टू लिखें तो इसको लिख सकते हैं M डिवाइड बाई V को ρRT, और यहाँ आइसोथर्मल कह दिया, T कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो डेंसिटी कैसे, तो P इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ डेंसिटी, तो जैसे जैसे डेंसिटी वेरी करेगा वैसे वैसे प्रेशर वेरी करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी इन द वे एज द डेंसिटी, सी नंबर हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए होता है वॉल्यूम, फिर बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम, कब, जब इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, तो पर यूनिट मास, अगर इसको यूनिट V/1 लिख दें, मास का वैल्यू 1 ले ले, तो यही हो गया ना, यूनिट मास का जो वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यूनिट मास ऑफ द गैस, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ y मीटर क्यूब एंड 1 मेगापास्कल टू द फाइनल स्टेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब एंड 1 मेगापास्कल, there is transfer of 20 kilojoule of heat from the gas and drop of 20 kilojoule in internal energy, what is the initial state volume of the gas। तो देखिए कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है 40 किलो जूल, और इंटरनल एनर्जी कितना रिड्यूस हो रहा है 20 किलो जूल। तो और यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है y मीटर क्यूब, और दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल, और इधर दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब और 1 मेगा पास्कल, ये है फाइनल स्टेट। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ से हम लोग देखते हैं क्या होता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे डेल क्यू क्या है, चूंकि ये गैस से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो -40 इक्वल टू ये क्या हुआ है ड्रॉप हुआ है 20, तो -20 प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डेल डब्ल्यू इक्वल टू देखें तो क्या बचता है हम लोग को -20
किलो जूल। और हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए जानते हैं वर्क क्या होता है, W इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो डेल W इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटीग्रल ऑफ डी वी 1 to 2, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, -20 किलो, तो 10 to the power -3। प्रेशर हम लोग को दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 to the power 6, और dV हो जाएगा, ठीक है, V2 - V1 यही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 10 to the power 3 तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ बचा -20 इक्वल टू 10 to the power 3 इंटू V2 क्या दिया हुआ है 0.2 माइनस y, ये हो गया V1 हम लोग का इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.020 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 माइनस y, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 0.2 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 0.22 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ नोजल। तो देखिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1G प्लस Q, और हो जाता है H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2G प्लस वर्क डन। तो देखिए नोजल में ना तो हीट ट्रांसफर होता है ना ही वर्क ट्रांसफर होता है, तो दोनों जीरो, और अगर नोजल में दोनों पोटेंशियल, दोनों एंड जो है, दो सेक्शन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो Z1 Z2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंथैल्पी ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज, तो इंथैल्पी H इक्वल टू हम लोग जानते हैं U प्लस PV। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी कि U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी कि PV, दोनों का क्या होता है, सम होता है प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी इज मेजर ऑफ, कैलोरीज से किसको मेजर करते हैं, एनर्जी का मेजरमेंट है, हीट का हो कह सकते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ हीट, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नॉन एज। तो देखिए जब सीक्वेंस में प्रोसेस को इस तरह से लगाते हैं और ये प्रोसेस होते होते अंतिम में फिर जिस जगह से शुरू किया उसी स्टेट में वर्किंग सब्सटेंस को पहुंचा देता है, तो हम लोग इसको साइकिल बोलते हैं, और ये चूंकि थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव से होगा तो इसको थर्मोडायनामिक साइकिल बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर